नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान और मैं हूं आपका होस्ट मनीष शर्मा। हेलो डॉक्टर की एक और खास एडिशन लेकर हम हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे आंतरिक चिकित्सा को लेकर, यानी कि शरीर में किस किस तरह की आमतौर पर जीवन में बीमारियां होती हैं, सिर से लेकर पांव तक की क्या क्या समस्याएं आपको रूबरू करना पड़ता है उनसे, और क्या उनके समाधान हो सकते हैं, किस तरह से इलाज किया जा सकता है। एक इंटर्निस्ट यानी आंतरिक चिकित्सा को देखने वाले डॉक्टर, जो फिजिशियन भी इसे आम भाषा में हम कहते हैं, वो कैसे ट्रीट करते हैं। इसके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर निरंजन सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं आज, और जो सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, लंबे समय से उनको आंतरिक चिकित्सा में इलाज देने का अनुभव है। तमाम रोगों के बारे में, इलाज के बारे में और समाधान के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है डीडी के कार्यक्रम में। नमस्कार सर, पहला सवाल तो यही कि आंतरिक चिकित्सा की हम बात करते हैं जब, तो क्या क्या बीमारियां इसमें शामिल होती हैं? सिर से पैर तक, जैसे मैंने कहा कि एक तरह से शरीर को, पूरे शरीर को जो बीमारियां घेरती हैं उनका आप इलाज करते हैं। कहाँ से शुरुआत होती है, क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं, इनके बारे में ज़रा आप तफसील से बताइएगा। शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्या क्या बीमारियां होती हैं। सर, हम लोगों की जो मेडिसिन ब्रांच होती है, आप देखेंगे कि जो भी जैसे गर्मी, विंटर, जो भी मौसम बदलते हैं उसमें जो भी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बारिश के बाद डेंगू हो जाए, ठंडी में फ्लू हो जाए, लंग्स के निमोनिया पैचेज हो जाए, जैसे अभी गर्मी है हीट स्ट्रोक हो जाए, ये सब जो ब्रांचेस हैं, या फिर जो जैसे आपको बाथरूम में इन्फेक्शन हो जाए, ये सब एक्यूट इन्फेक्शन जो आते हैं वो तो हमारी ब्रांचेस में हैं ही। इसके अलावा जो भी क्रॉनिक इलनेस है, जैसे बीपी, थायराइड, शुगर, जो कि आज के टाइम में हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, हम क्या खान पान कर रहे हैं उसकी वजह से, जो हम पे काम का या फैमिली या बाकी का सोशल का जो दबाव या प्रेशर रहता है उसकी वजह से बीपी, थायराइड, शुगर, ऐसी बहुत कॉमन सी क्रॉनिक इलनेस बहुत कॉमन हो गई है इंडियंस के अंदर। ये तो सब चीज़ों को इंटरनल मेडिसिन वाले ट्रीट करते हैं। दर्शकों के लिए थोड़ा ये जानना चाहेंगे, जब आप क्रॉनिक इलनेस की बात करते हैं तो इस श्रेणी में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और कैसे उनके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? सर, जो भी क्रॉनिक इलनेस है उसका वर्ड से ही मालूम हो जाता है। क्रॉनिक का मतलब कि ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग रहता है 99.99%, अनलेस कि डायबिटीज़ कोई ऐसी ही बॉर्डर लाइन हो, बीपी, ब्लड प्रेशर कोई ऐसा बॉर्डर लाइन आया हो कि आपके वेट लॉस से या आपने जो अपनी जीवन शैली में बदलाव किए, नमक कम खाना बीपी में, डायबिटीज़ में आपने वेट लॉस कर लिया, डाइटरी हैबिट्स को बहुत चेंज कर लिया और बिल्कुल बॉर्डर लाइन रहा हो, तभी ये मुमकिन है कि आपकी डायबिटीज़ की दवाई बंद हो पाए। तो क्रॉनिक वर्ड का तो मतलब ये रहा। क्रॉनिक के अंदर मेनली आपकी बीपी, थायराइड एंड शुगर आती हैं। इनका सबसे, देखिए, जो भी बीमारियां होती हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रोकथाम, कि ये बीमारियां ही ना रहें। उनके बाद है कि अगर वो बीमारियां हैं तो उनके साइन सिम्टम क्या होने हैं, उनको जल्दी से जल्दी पहचाना जाए, और वो साइन सिम्टम अगर आपके पास आ जाते हैं तो पास के चिकित्सक, डॉक्टर या हॉस्पिटल जाकर के उनकी जांच करवाई जाए, और वो जब कंफर्म हो जाए तो बिल्कुल रेगुलर टाइमिंग पे, नियमित तौर पे वो दवाइयाँ ली जाएं। जी। और सर, विशेष तौर पे जो आप बात करते हैं बीपी, शुगर, थायराइड आपने बताया, मैं इस पे थोड़ा जानना चाहूँगा। हम चाहेंगे कि दर्शकों के सवालों के जवाब भी लें। हमारी टेलीफोन स्क्रीन भी आप एक बार देख सकेंगे, आपको नंबर दिखाई पड़ रहे होंगे। आप इन नंबर पर 270409800141 हमारा स्टूडियो कोड है, इस STD कोड है, इसको आप लगाना ना भूलें। आप कॉल कर सीधे डॉक्टर निरंजन सिंह से सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो बीपी, शुगर, थायराइड की आप बात कर रहे थे, तो बीपी की अगर बात कर ले तो कहाँ से शुरुआत होती है? एक स्वस्थ शरीर है, मान लीजिए व्यस्त का शरीर है, 25 साल के, 30 साल की उम्र है, लेकिन आजकल बड़ा अर्ली भी देखने में मिलता है कि बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, अर्ली एज में थायराइड की समस्या हो गई है। तो अर्ली ट्रिगर्स क्या होते हैं इन बीमारियों के लिए? सर, इनमें क्या है कि अब वो जो इस फैक्टर था कि स्ट्रोक बहुत ही एज में जाकर के होगा, या आपको हार्ट अटैक अगर आया तो बहुत एज में जाकर के होगा। कोविड के बाद से अगर स्पेशली हम देखें तो हार्ट अटैक बहुत ही यंग एज में आ रहे हैं। ब्लड का जो है प्रेशर, बीपी क्या है सर? पहले समझना ये जरूरी है कि आखिर बीपी है क्या। हार्ट जिस प्रेशर से ब्लड को फ्लो कर रहा है आर्टरीज के अंदर, उसको बीपी कहते हैं। बीपी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर कि साइन सिम्टम कुछ नहीं आते। साइलेंट जो किलर बोलते हैं उसका वर्ड यूज दिया गया है इसको। 60-70% ऑफ जो जनता है उसमें विदाउट एनी साइन सिम्टम बीपी की समस्या देखने को मिलती है। क्या रहता है सर, जैसे आसपास आदमी की राय लेने की बहुत रहती है आदत। तो प्रॉब्लम ये होती है कि भाई पास, जैसे आप बीपी की दवाई खा रहे हैं,
और किसी ने पास में से आपसे ये पूछ लिया कि आपको क्या हेडेक होता है, सर में दर्द तो है ही नहीं आपको, तो फिर आप ये दवाई क्यों हो खा रहे, या आप ये खा रहे हो तो मैं इसके बदले जो मेरे पास दवाई है ये खा लो, ये तो एक में ही काम हो रहा है जी। ये बहुत ही कॉमन है। और सबकी इच्छा ये होती है कि चाहे चीज जो भी हो दवाइयाँ कम से कम हो जाएं और दवाई ना ही लेनी पड़े तो बेहतर है। बट क्या है सर, आज की भूल आने वाली समय की बहुत बड़ी लापरवाही ना बन जाए, इसके लिए ब्लड प्रेशर का नियमित रूप से बीपी नापना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर लोगों को ये कहता हूँ, आप अगर 20-25 साल से ऊपर की एज के हैं तो नियमित रूप से जब भी आपको समय मिले तो आप अपना बीपी ज़रूर हफ्ते में एक बार चेक करा लें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक्स आए हैं या फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ज़्यादा रहती है, आप ओबीज हैं, सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है, स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं, तो बीपी को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है सर, इसमें बहुत बार देखा ये गया है कि आपको बीपी तब मालूम होता है जब एंड ऑर्गन जो डैमेज हो चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो आपके ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं ठीक हो पाती। जैसे मेरे पास अभी कुछ 1-2 महीने पहले पेशेंट आए थे, वो जब आए जब उनको आंखों में देखना में दिक्कत आ गई। आज के टाइम में हम कब हम मानते हैं कि हमें कोई दिक्कत हो गई है, जब तक कोई साइन सिम्टम ना हो। आदमी अपने नाक से खून निकलता हुआ देखे या जब फ्रेश होने जाते हैं तब खून देख लें तो उनको घबराहट होती है कि कहीं हमें कुछ कैंसर तो नहीं हो गया, कुछ और दिक्कत तो नहीं हो गई। जब तक कोई साइन सिम्टम नहीं होता तब तक आदमी को लगता ये है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। मतलब इवन वो ये कहते हैं, मैंने कई पेशेंट देखे कि सर एनुअल हेल्थ चेकअप कराने की भी क्या है नीड, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन क्या है सर कि जो समय पास हो जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। तो बीपी के लिए जो बीपी के साइन सिम्टम हैं, देखिए सर क्या है, जैसे स्ट्रोक हो गया जी, ब्रेन हैमरेज हो गया, या हार्ट अटैक हो गया, या किडनी डैमेज हो गई, या आर्टरीज में आपको आंखों से देखना कम हो गया, इन सब के बाद ही अगर बीपी का ट्रीटमेंट हुआ तो फिर क्या रहा सही, बिल्कुल चीज तो खराब हो गई। बिल्कुल। और सर आपने जिक्र भी बिल्कुल एक तरह से मौजूद है आपकी बात कि आज जो एज कोविड के इस बाद में स्पेशली, अब वो पुरानी बीमारियों की तरह नहीं है कि आपको 50s में 60s में बीपी, थायराइड या शुगर होगा। अब अर्ली भी आने लगा क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत जल्दी से हमारे जीवन को बदल रहे हैं। तो सर ये तो बीपी की आपने बात की कि लाइफस्टाइल की एक तरह से कहीं शुरुआत है या फिर फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। इसी तरह से जो शुगर है, ब्लड शुगर है और थायराइड है, ये किस तरह से शुरू होते हैं? जैसे सर है शुगर, ब्लड शुगर क्या है? ब्लड शुगर है कि आप में की बॉडी में अगर आपने ब्लड सैंपल कुछ करवाया या आपने सैंपल में देखा कि आपने नॉर्मली ऐसे ही कभी भी दिन भर में शुगर करवा लिया, वो रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से ऊपर आता है, तो खाली पेट का शुगर अगर आपका 125 से कम मतलब ऊपर आता है तो हम मानते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया है। अगर साइन सिम्टम देखा जाए तो जैसे कि आपका जो बीपी हाई आपको दिक्कतें करता था देखने में, ब्रेन में, किडनी में, हार्ट में, लंग्स में, वैसे ही शुगर भी आपकी आंखों की दिक्कतों को, आपकी हार्ट के इश्यूज को, आपके यूरिन के इन्फेक्शंस को, ये सब दिक्कतें कर देता है। साइन सिम्टम क्या होते हैं? प्यास लगना, वेट लूज हो जाना, यूरिन बार बार जाना, ऐसा कोई घाव जो कि जल्दी ही ठीक हो जाना था बट वो बहुत लंबा टाइम अगर ले रहा हो, छोटा मोटा घाव भी, तो हम मानते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है। कई लोग जेनेटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन लेकर के आते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, बहुत लंबा समय हो गया, छोटा सा चोट लगा था वो ठीक नहीं हुआ। आप मानेंगे नहीं, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि छोटा बच्चे के नेल से, मतलब 1-2 मंथ के नेल से एक लेडीज के पेट में हल्का सा चीरा लग गया, हल्का सा स्क्रैच हो गया था, वहां पे एब्सेस बन गया था और जब उसको IND किया गया तो इतना अंदर तक होल हो चुका था। क्योंकि बैक्टीरिया जो छोटे बच्चे के नेल्स में है उसके लिए फैट सेल तो खाने के लिए बहुत ही ठीक चीज होती है। तो डायबिटीज में हमको हमेशा ये ध्यान रखना है, थायराइड हो, डायबिटीज हो, इन दोनों को 3-3 महीने में हमेशा अपने टेस्टिंग करवाते रहना है। अगर आपको कुछ नहीं है तो भी, थायराइड जैसे है, मान लीजिए थायराइड में क्या चीज है, फैमिली हिस्ट्री रहती है। थायराइड का ऑटो इम्यून कंडीशन है, जो गर्ल्स रहती हैं फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले ऑटो इम्यून कंडीशन ज़्यादा मिलती हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल्स में आप बहुत ही रेयरली देखेंगे कि यंग एज में कोई स्ट्रोक आया हो या हार्ट अटैक हुआ हो, जबकि मेल्स में ये बहुत कॉमन है। फीमेल्स में ऑटो इम्यून अपने खिलाफ एंटीबॉडी बनने वाली चीज़ें, थायराइड हो गया, आर्थराइटिस हो गया, वेस्कुलाइटिस हो गया, ये बहुत कॉमन है। थायराइड 2 टाइप का होता है, हाइपो एंड हाइपर। थायराइड बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको मैनेज करता है मेनली। अगर आपका थायराइड जो हाइपो, जो कि ज़्यादा कॉमन है, इसमें वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, टायर्डनेस रहती है, छोटा मोटा काम किया आप में आप थक गए। दूसरा होता है हाइपर थायराइडिज्म, कि थायराइड आपका बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसमें आपकी डाइट भी बहुत अच्छी होती है,
फिर भी आप लीन एंड थिन रहते हैं, पतले, आपको हार्ट बीट फील होती है हमेशा, आपको बार बार लूज स्टूल्स हो जाते हैं, पेट खराब होना, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। तो सर ये जो आप बतौर इंटर्निस्ट आप जब देखते हैं किसी तरह के लक्षणों को, तो ये लक्षण की जो शुरुआत होती है किसी भी मरीज में, या फिर एक तरह से कहीं स्वस्थ आदमी जब इस अवस्था में आने लगता है, इस तरफ आने लगता है कि स्वस्थ है लेकिन फिर बीपी की शुरुआत हुई या डायबिटीज़ की शुरुआत हुई, आपने रोकथाम का जिक्र किया, बीपी को रोकने के लिए, क्योंकि तीनों बड़ी बीमारियां हैं आजकल की लाइफस्टाइल, और ये भी कहा जाता है कि ये पूरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट करती हैं, चाहे वो शुगर हो चाहे बीपी हो। तो जो रोकथाम की आपने बात की, मान लीजिए कि एक स्वस्थ आयु का युवक है या युवती है, वो कैसे उस अवस्था को मेंटेन रख सकता है कि बीपी नहीं आए, या बीपी की जो जद है, बीपी जो घेरता है, वो क्यों घेर लेता है किसी भी स्वस्थ इंसान को? सर इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो आज की जो जीवन शैली हो गई है, फास्ट फूड इतना हो गया, फूड का जो एडल्ट्रेशन, जो मिलावट इतनी आ रही है वो है, सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है, फैमिली हिस्ट्री होती है तो देखना होता है, स्मोकिंग अल्कोहल की हैबिट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इन सब के लिए क्या है, रोकथाम के लिए यही है कि आप इन सब जो बैड हैबिट्स हैं उनको ना के बराबर हो तो बहुत अच्छा है। सॉल्ट इंटेक को आप कम से कम कर दें, वेट को ना इंक्रीज होने दें, अपना एक नॉर्मल जो वेट है BMI 25 से कम उसको मैनेज करें, नॉर्मल 30 मिनट का वॉक एवरीडे, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दें, ये चीज़ है। जैसे बीपी है वो स्ट्रेस से भी इंक्रीज होता है, फैमिली हिस्ट्री रहती है तो रहता है, उसमें मेनली साइन सिम्टम मिलते हैं, आपको हेडेक हो जाता है तो, चक्कर आते हैं तो, अगर आपको अनईजीनेस हो रहा है, चेस्ट कोई पेन हो गया, या आपको फिर जब कोई साइन सिम्टम ऐसे आए कि बॉडी में स्वेलिंग हो गई, सांस फूल रही है, तो हम जब इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो हमको मिलता है कि नॉर्मल जो बीपी है वो 140/90 जो एक रेंज है हाई एंड बीपी, उससे हाई आया। कई लोग ये मानते हैं कि भाई हमारा बीपी तो 110 आ गया, हमें घबराहट चक्कर आ रहा है तो हमारा बीपी लो हो गया। नहीं, बीपी कोई फिगर नहीं है, बीपी एक रेंज है। ऊपर वाला बीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिससे कहते हैं, जब हार्ट पंप करता है उस समय ब्लड का जो प्रेशर है वो उसे कहते हैं, वो 90 से अगर 140 तक है वो नॉर्मल बीपी है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि जब आपका हार्ट कुछ पंपिंग नहीं कर रहा है उस समय आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या है, वो 60 से अगर 90 तक भी होता है वो रेंज नॉर्मल है। आमतौर पे क्लिनिक में खूब पेशेंट आते हैं, उनका 90 या 100 ऊपर वाला आता है बीपी, तो वो कहते हैं हमें तो हमारा बीपी लो हो जाता है। बीपी तब तक लो नहीं हो सकता जब तक हार्ट ही काम करना बंद ना कर दे, या आपके कोई पेट का इन्फेक्शन हो जाए, आपको लूज मोशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, आपको अगर कोई इन्फेक्शन है उसमें आपके फ्लूइड इंटेक कम रहा, स्वेटिंग बहुत हो गई, तब तक फ्लूइड लॉस कहीं नहीं हुआ, तब तक बीपी कम नहीं होता। बिल्कुल। तो बीपी को लेकर के सर ने बहुत ही तफसील से बताया कि क्या ट्रिगर्स होते हैं, और जो खासतौर पर लाइफस्टाइल की बीमारी है वो कैसे बनते जा रहा है, चाहे वो खान पान है या फिर आपका बॉडी की एक्टिविटीज़ यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होने को लेकर, या फिर फैमिली हिस्ट्री एक बड़ी चीज़ है। तो लगातार इसकी नियमित जांच कराना ज़रूरी है। एक तरह से क्रक्स बीपी का ये है। आगे भी हम शुगर पे और थायराइड पे भी बात करेंगे। एक बार फिर से नंबर दोहरा देते हैं, 0141-270-4098 और 270-4999 ये नंबर है। आप इन दोनों नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से अपनी बीमारियों का निदान जान सकते हैं। सर अब इसी से जुड़ा अगला सवाल अब ले लेते हैं कि जो शुगर है इस तरह से, एक तो लाइफस्टाइल की जब बात करें तो चीनी लोगों के जीवन में बहुत शामिल हुई है, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा, एडिड शुगर जिसको कहा सकते हैं, रिफाइंड शुगर वो बहुत आया है। अब पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी अब एक अनुभवी डॉक्टर हैं, तो जो पहले शुगर की दिक्कत थी और अब जो आम तौर पर शुगर की समस्या होने लगी है वो कितनी तीव्रता से बढ़ी है और क्या कारण है? सर बहुत तीव्रता से इंक्रीज हुई है। आप देखेंगे चाहे वो इंडिया हो या बाहर की जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्यों? बिकॉज फास्ट फूड का एंट्री बहुत ज़्यादा हो गया हमारी जीवन शैली के हर दिन में। पहले ये देखा जाता था किसी का कोई साल भर में कोई बर्थडे हुआ या कोई फंक्शंस हुए, दिवाली होली या कोई शादी समारोह हुआ, उसमें यूजुअली लोग फास्ट फूड खाते थे, वो भी बहुत कम। मतलब मुझे तो याद भी नहीं कि कभी मैं कम छोटे की एज में कभी मैं कोई बर्गर खाने गया हूँ। तो वो वाली चीज़ है। तो अब की जीवन शैली में ये फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो गए। छोटे छोटे जो किड्स हैं, बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, उनमें ओबेसिटी बहुत हो गई है। फैट सेल्स जो होते हैं, ओबीज में क्या है, फैट सेल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। फैट सेल्स में इंसुलिन का एक्शन बहुत कम हो जाता है। पेनक्रियाज एक ग्लैंड होता है बॉडी के अंदर जहाँ से इंसुलिन बनता है, वो इंसुलिन आपके शुगर को मॉनिटर करता है, उसको रेगुलेट करता है बॉडी में। ऑटो इम्यून कंडीशन हो, जेनेटिक हो, फैमिली हिस्ट्री हो, या इसके अलावा आपकी बैड लाइफ स्टाइल हो, कोई एक्सरसाइज नहीं हो, वेट बहुत ज़्यादा हो, शुगर बहुत खाते हो, तो हमको डायबिटीज़ देखने को मिलता है। बिल्कुल
तो डायबिटीज की बात हुई सर, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त पे जुड़ गए हैं, हरि किशन जी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है, आप पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरा 2 साल से 2 से लेके 6 के बीच में चल रहा है, तो क्या हमें डायबिटीज मैं 2 और उम्र 60। हरिकृष्ण जी क्षमा चाहता हूं, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, आप अपना टीवी सेट का वॉल्यूम एकदम कम कर दीजिएगा और दोबारा एक बार सवाल पूछिए आप। साल से मेरा मैं तो जी, तो जो मैं सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं वो जो बताया जा रहा है सर, इनको ये बीपी के पेशेंट कहा जा रहा है, इनका बीपी 67 तक चले जाता है, नीचे तक यानी लोअर साइड में जाता है इनका बीपी, और ये एक तरह से कहें कि बता रहे हैं कि बीपी के पेशेंट हैं। तो आमतौर पर इनको क्या एहतियात रखने चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया सब लोगों को कि 90 से 140 तक ऊपर वाला बीपी आता है तो वो सामान्य है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो लोअर बीपी कहते हैं वो 90 से 55-50 तक भी रहे तो वो सामान्य है। कई लोग अपनी बीपी की मेडिसिन को बंद है कर देते कि हमारा बीपी तो नॉर्मल हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, या फिर ये बहुत कम जा रहा था। ये नॉर्मल बीपी है। सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। आप दवाई खाएंगे तो वो कंट्रोल रहेगा, जैसे हमने खाना खाया तो हमें भूख नहीं लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना नाश्ता बंद कर दें, लंच बंद कर दें, या रात का जो डिनर है वो बंद कर दें। जब हम बिना भूख के भी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर टाइम पे करते हैं तो हम बीपी की मेडिसिन क्यों नहीं खाते? हमेशा साइन सिम्टम होंगे तो ही एक्शन क्यों लिया जाए? बीपी की मेडिसिन शुरू होती है तो खानी ही है। ये क्रॉनिक इलनेसेस हैं। कई बार पेशेंट मना करते हैं कि सही तो जीवन भर होगी खानी, तो जीवन भर तो हम सब कुछ करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, सांस लेना हो, खाना खाना हो। आखिर हम क्यों करते हैं? खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारी जीवन अच्छे से रन करे, हम लॉन्ग टर्म तक जिए। वैसे ही बीपी की गोलियां हैं, वो कंट्रोल अगर बीपी रहेगा तो फिर सब कुछ ठीक है। और इन दवाओं को लेकर भी सर, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए हम जैसे खाना भोजन लेते हैं, वैसे ही दवाएं भी जरूरी है उसको बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। जो अक्सर लोगों की भ्रांति रहती है कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं या कोई असर होता है, उसको लेकर भी मैं आऊँगा। शायद इसीलिए डर की वजह से इन दवाओं के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। एक और कॉलर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ी हैं, मंजू गुप्ता जी। जी मंजू जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हाँ, ये एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैंने 2 बार गोली खा लिया है, ये तो मुझे क्या करना चाहिए? या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम गोली खाना भूल जाते हैं, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? ये आप ब्लड प्रेशर की गोली की बात कर रही हैं? नहीं, थायराइड। ओके, ठीक है। तो सर बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन कई बार क्योंकि अक्सर होता है, ये बहुत ही मौजूद सवाल है कि यार खाया, क्योंकि थायराइड की अगर इफ आई एम राइट कि वो शायद भूखे पेट दवाई लेनी होती है, खाली पेट सुबह सुबह, तो कई बार आदमी इतना व्यस्त होता है कि भूल जाता है और या फिर 2 बार खा जाता है। तो क्या जवाब है सर? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि थायराइड की जो टैबलेट है वो सुबह सुबह खाली पेट खानी होती है जी। उसे खाने के 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कुछ खा पी लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सिर्फ उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, तो ड्रग का जो असर आना था वो दिन का कम आता है। तो अगर आप गलती से इस टाइम पे भूल गए हैं और आपको याद आधे घंटे में नाश्ता करने के बाद भी अगर आ जाता है तो आप दवाई आराम से ले लें। और पूरे दिन भर अगर नहीं याद आया और अगले दिन कल आपको याद आया कि लो कल तो मैंने दवाई नहीं खाई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस समय 2 गोलियां खा सकते हैं। जी, उम्मीद है मंजू जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर अब आगे बढ़ते हैं। जो दवाओं की बात आप कर रहे थे कि लोगों को डर ही लगता है कि दवाइयां हमेशा शुरू हो जाएंगी, चाहे वो थायराइड की चाहे बीपी की है। इस वक्त काफ़ी दर्शक देख भी रहे होंगे, कॉलर्स भी आ रहे हैं। एक और जानकारी देते हैं, आप हमें यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं, डीडी राजस्थान के चैनल पर, और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी जाके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम जरूर इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ जो मैंने बताया भ्रांति को लेकर के, लोगों को अक्सर लगता है कि भाई एक बार अगर मैंने दवाई शुरू कर दी, जो कि जनरल आम धारणा है समाज में कि बीपी की अगर टैबलेट शुरू होगी, जो परिवार में भी बताया जाता है, तो आपको हमेशा खानी है। तो क्या कितनी सच्चाई है, तो ये जानना चाहेंगे। दूसरी, क्या ये दवाइयाँ आपके शरीर की जो गतिविधियां हैं या फिर लाइफस्टाइल डिजीज अब कहा जाता है, तो क्या उसको सही करके रोकी भी जा सकती हैं क्या?
नहीं सर, मतलब ये है कि मेडिसिन अगर आप 3-4 ले रहे हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए, बीपी बहुत हाई रहता था आपका, अगर आपने सॉल्ट इंटेक, नमक लेना कम कर दिया, व्हाइट सॉल्ट से ब्लैक सॉल्ट पे आ गए यूजुअली, और वेट कम कर दिया, ऑयली फूड खाना कम कर दिया, कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल अगर आ जाता है, तो वो 4 मेडिसिन, 4 की 3, 3 की 2, 2 की 1 होने के चांसेस रहते हैं। जहाँ तक आपने ये बात करी कि इनके दुष्प्रभाव या जो साइड इफेक्ट होते हैं, वो साइड इफेक्ट यूजुअली ऐसे नहीं होते। अगर आपको किडनी का इशू है या कोई और चीज़ें इश्यूज हैं, तो कई बार ये होता है कि आपने, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, वो मेडिसिन आती है, उसका एक साइड इफेक्ट है कि उस पर पैरों में स्वेलिंग लोग बहुत लेकर के आते हैं। ओके। तो बस ये चीज़ें ऐसी हैं, बट ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका हल है। अगर आपका एम्लोडिपिन खाने से बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, या टेल्मिसार्टन खाने से पोटेशियम लेवल हाई हो रहा है, या टेल्मा एच, एक हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एक और सॉल्ट है बीपी का, वो खाने से सोडियम लेवल कम हो जाता है, तो उनका इलाज है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम साइड इफेक्ट के चक्कर में बीपी की मेडिसिन खाना बंद कर दें, क्योंकि वो बड़ा नुकसान वो होता तो है। बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बीपी से क्या हो सकता है, एंड ऑर्गन जो भी है, एंड ऑर्गन जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, चाहे वो ब्रेन हो, आईज हो, हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, इनका अगर डैमेज हो जाता है, क्योंकि जिस दबाव से, प्रेशर से ब्लड उनके थ्रू फ्लो करेगा, वहाँ पे वो डैमेज देखने को मिलता है हमको। तो कुल मिलाकर बात ये कि दवा ना लेने के नुकसान ज्यादा हैं उनके दुष्प्रभावों के मुकाबले, तो इसलिए दवा जरूर लेनी चाहिए। दुष्प्रभावों के फिर भी आराम से इलाज हो सकते हैं, उसको मेंटेन किया जा सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़े हैं, सुभाष जी। बिल्कुल अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर, मैं सर चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, सुभाष जी। सर मेरी वाइफ को सर शुगर था, तो सर इस समय से कंट्रोल में शुगर, लेकिन सर वो एक तो कमजोर बहुत हो गई हैं, और दूसरे नंबर मैं ये जानना चाहता था कि क्या उनकी लाइफ टाइम दवाई चलेगी या दवाई बीच में बंद भी हो जाती है? क्या थोड़ा बता सकते हैं कब से शुगर है और क्या उम्र है उनकी? उनकी 40 साल उम्र है जी। और शुगर हमने अभी चेक करवाया था, पिछले 5 महीने से दवाई खा रहे हैं वो जी। और कोई और अन्य तरह की बड़ी बीमारी साथ में? नहीं सर, कोई अन्य बीमारी नहीं। जी डॉक्टर साहब। सर देखिए, इसमें यह है कि अगर जैसे उनकी एज जिस हिसाब से आपने मुझे बताई, इसमें टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं जी। डायबिटीज मेनली 2 टाइप का होता है, जो जनरली हम लोग मानते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। बिल्कुल। 20 साल से 20 ईयर्स से कम जो यंग एज ऑनसेट होती है, उसमें टाइप 1 रहता है, और जो एडल्ट है उनमें टाइप 2 देखने को मिलता है। टाइप 1 का ट्रीटमेंट मेनली इंसुलिन है, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना होता है, बिकॉज पेनक्रियास ग्लैंड से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो इसलिए हमें हमेशा इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ओरल मेडिसिन नहीं काम करती वहाँ पे। टाइप 2 डायबिटीज, जैसा कि सर आपने बताया मैडम को हो गया है, इसमें OHA, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग्स होती हैं, ओरल मेडिसिन, वो काम है करती, और जब वो नहीं काम करती या किडनी में कुछ गड़बड़ हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हमें इंसुलिन को एड ऑन करना होता है। अब जैसा आपने कहा कि क्या लाइफ लॉन्ग दवाई खानी होगी, जी हाँ, लाइफ लॉन्ग दवाई खानी होगी। हमें मेडिसिन को उस लेवल तक लेके जाना होगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 या 3 या 4, और उनका डोज चाहे लोवेस्ट से शुरू हो और हाईएस्ट तक जाए। हमें उसे कंट्रोल करना है। मेडिसिन से हम कंट्रोल कर पाएंगे, डायबिटीज को खत्म करना नहीं हो पाएगा। अब वो कंट्रोल क्या है? फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट का शुगर, जो आप वीक में 2 बार या वीक में अगर 1 बार चेक कर रहे हैं, तो वो 125 से कम आए। नाश्ते के 2 घंटे बाद वाला शुगर 160 से कम होना इंपॉर्टेंट है, इसे हम मानते हैं कंट्रोल। 3 महीने का एक टेस्ट होता है HB1AC, उसको हम जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं वो 5.5 से कम होता है, 5.5 से 6.5 तक प्री डायबिटीज मानते हैं कि भविष्य में शुगर होने की संभावना है, इसलिए आप अभी ही मीठा खाना बंद कर दें, एहतियात बरतें। 6.5 के ऊपर डायबिटीज मानते हैं। तो जैसा कि आपका सवाल है, तो खाली पेट का शुगर जिस भी मेडिसिन पे, जिस भी डोज पे अगर 125 से कम आ रहा है, नाश्ते के 2 घंटे बाद वाला 160 से कम है, और HB1AC जो हर 3 महीने का एवरेज है, अगर वो 7 से कम या 7 के अराउंड मैनेज हो रहा है, तो हमें उसी मेडिसिन पे रहना ठीक रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सुभाष जी आपको अपने सवाल का मुफीद जवाब मिला होगा। सर अब आखिरी पड़ाव पर है, अब सवाल कुछ इस तरह से भी ले लेते हैं कि जो मेडिकेशन की बात हो रही है, कि वही सवाल उसी तरह की जिज्ञासा कि क्या बंद हो सकती है मेडिसिन या चलती रहेगी। अक्सर कई बार ये भी होता है कि सर दवाई डॉक्टर ने लिखी और उस वक्त मरीज ने नहीं ली, या फिर कोई बीमारी हुई, इस तरह से हम सीजनल फ्लू की बात कर रहे थे, बाकी अन्य तरह की पेट दर्द या किसी तरह की और तरह के दर्द से, बीपी से भी रिलेटेड सिर में दर्द कुछ लोगों को सिम्टम आता है, हालांकि हाई बीपी को साइलेंट किलर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सिर में दर्द होता है, तो एक जाकर के किसी भी तरह से माइग्रेन या सिर दर्द की दवा ले ली।
ये ओवर द काउंटर जो खुद से मेडिकेशन वाला जो एक हमारे यहाँ समाज में प्रचलित है कि गए और बता दिया कि साहब ये सिम्टम है और केमिस्ट उनको दवाई दे देता है, और कई बार तो लोग इस तरह की दवाएं भी ले लेते हैं कि भाई अगर बीपी से रिलेटेड है खुद से जाके, ये कितना सेफ और अनसेफ है सर, ये बताइए, और क्या प्रैक्टिस इसको लेकर के अपनानी चाहिए? ओवर द काउंटर ड्रग्स जो भी मिलती हैं सर, ये बहुत ही गलत है। आज के टाइम में बहुत लोग अपना एआई से या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप पे कोई केमिस्ट का जानकार है या कोई मेडिकल में थोड़ा बहुत जिसने काम किया हुआ है, उससे बहुत पूछताछ बहुत ले लेते हैं कि हाँ हमें ये सिम्टम आ रहे हैं तो हम क्या दवाई लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ सर, अगर मान लीजिए हेडेक है तो हर हेडेक को माइग्रेन मान लेना ये गलत है, क्योंकि हेडेक तो ब्रेन ट्यूमर से हो सकता है। हेडेक अगर आपकी ब्रेन की नस फट गई है, ब्लीड, उससे भी हो सकता है। उसमें कई लोग एस्पिरिन खाते हैं, एस्पिरिन नाम की गोली का ऐड भी आता था। अगर आपने हेमरेज में एस्पिरिन गोली खा ली तब तो ब्लीड तो और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें ओवर द काउंटर ड्रग्स से दूर रहना इंपॉर्टेंट है। आपको जिस भी कोई भी दिक्कतें हो रही हैं, अस्पताल कोई भी आसपास हो, डॉक्टर कोई भी जानकार जो आसपास है, उनकी सलाह से ही दवाई लें तो बेहतर है। ओवर द काउंटर ड्रग जैसे आप देखेंगे सर, तो 3-4 चीज़ों का बहुत ही खराब यूज़ हो रहा है, जैसे पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड। बिल्कुल। और ये खासतौर पर सर एंटीबायोटिक का जिक्र किया, अब तो देश में दुनिया में रिसर्च आ रही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस हद तक बढ़ने लग गया है कि उनको जब ज़रूरत होती है तो वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। बिल्कुल, एक बड़ी गंभीर बात है। अब सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो क्रॉनिक बीमारियों का आपने जिक्र किया, बीपी, थायराइड और शुगर और बाकी अन्य तरह के बीमारियों के बारे में भी आपने तफसील से बताया। अर्ली रेड फ्लैग्स जो एक तरह से कहेंगे, जो साइंस एंड सिम्टम्स आए उनको मेजर में जाना चाहूँगा, आप 30 सेकंड्स में बताएं कि 5 सिम्टम्स क्या हैं और उनकी रोकथाम के 5 बचाव क्या हो सकते हैं। साइन सिम्टम जो भी हैं वो ये है सर, आपको सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया, आपको देखने में दिक्कत आ रही है, आपका वेट लूज हुआ है, आपका भूख कम हो गया है, चक्कर आ रहे हैं, सीने में दर्द है, ऐसी चीज़ें दिखाती हैं कि बीपी, थायराइड या शुगर हो सकता है। थायराइड में, हाइपो में वेट गेन हो जाता है, वैसा कुछ रहे, थकावट बहुत ज़्यादा है तो ज़रूर अपना जांच करवाएं। वैसे भी हर इंसान को ईयरली हेल्थ पैकेजेस करवाने चाहिए, यही इसका रोकथाम है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कुछ भी साइन सिम्टम है तब तो टेस्ट करवाने ही हैं, डॉक्टर से मिलना है, हॉस्पिटल जाना है, और अगर कुछ नहीं है तो भी साल भर में जो हेल्थी पैकेजेस होते हैं, ब्लड के टेस्ट, सोनोग्राफी, ईसीजी, इको, आपको हार्ट को देखने के लिए, वो करवाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा रोकथाम के लिए जो आप अपनी जीवन शैली को स्वस्थ करने के लिए बदलाव कर पाएं, चाहे वो कम नमक हो, कम चीनी हो, बैड हैबिट्स लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग से दूर रहना हो, और एक वेट अच्छा नॉर्मल मेंटेन रखना हो, ओवरवेट ना हो, रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे। मोटा मोटा 9 से 10,000 स्टेप हो जाते हैं वो पर डे के, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और इस वक्त पे काफ़ी बड़ी तादाद में दर्शक इस वक्त पे देख रहे होंगे, जो थायराइड हो गया या बीपी हो गया, शुगर हो गया, दवाइयाँ चल रही हैं, अब वो एक स्वस्थ आदमी के मुकाबले क्या कुछ नहीं कर सकता या फिर वो भी उसी तरह से बराबर है, सिर्फ उसकी दवाई एड ऑन हुई है, बाकी वो सब गतिविधियां कर सकता है? इस पर भी थोड़ी क्लैरिटी। बिल्कुल सर, आपको ये एहसास ही नहीं हो पाएगा कि सामने वाले को बीपी, थायराइड या शुगर है। अगर आपको थायराइड है और आप मेडिसिन पे हैं, थायराइड का भी टेस्ट हर 3 महीने में करते रहना होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो TSH टेस्ट होता है वो खाली पेट सुबह सुबह करना होता है, वो 2 के आसपास मैनेज करना होता है सर। आपको एहसास ही नहीं होगा कि सामने वाले को थायराइड भी है। वैसे ही शुगर के मेडिसिन हैं, अगर आपका शुगर मैनेज है, कंट्रोल है, वैसे ही बीपी के मेडिसिन पे कंट्रोल है, तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि सामने वाले को कोई दिक्कत है। नॉर्मल जीवन जो नॉर्मल आदमी है जी रहा, वही ये पेशेंट्स भी जीवन जीते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों के तफसील से जवाब दिए और बड़ी सरल भाषा में लोगों को समझाया कि कोई अलग बात नहीं है। अगर आपको बीपी, थायराइड और शुगर हो गया है, ये लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, दवाइयां चलती हैं, और एक अगर आप जल्दी इसका इलाज लेते हो सकता है कि लंबे समय तक रिवर्स भी हो जाए, लेकिन दवाएं डॉक्टर के देखभाल में ही लें और उसके इलाज के पर बिल्कुल भी कोई भी जोखिम ना उठाएं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए और कार्यक्रमों के लिए आप DD राजस्थान से जुड़े रहिए। नमस्कार।